मेरा नाम हिना है। अम्मी अब्बा की सबसे छोटी, सबसे लाडली और शायद सबसे ज्यादा बदमाश भी। सब कहते थे कि मैं घर में नहीं किसी महल में पैदा हुई हूँ। भाइयों की आंखों का तारा, अम्मी की नींद और अब्बा का गुरूर। लेकिन ये सब सुनकर मुझे कभी गुरूर नहीं हुआ। मैं हमेशा शुक्रगुजार रही। अपनी पढ़ाई में मसरूफ, सादा मिजाज और नरम दिल मेरे बचपन की हर याद में खुशबू बसी है। सुबह स्कूल, दोपहर में अम्मी के साथ बावर्ची खाने की बातें और शाम को छत पर चाय के साथ खैखखे। मेरे अब्बू अक्सर कहते थे, हिना तुम मेरे ख्वाब हो। और मैं हंसती थी, अब्बू ख्वाब नहीं हूँ, हकीकत हूँ। सब हंसते, लेकिन इनकी आंखों की नमी में ये एक अजीब सा खौफ भी झलकता था, जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हो। ग्रेजुएशन मुकम्मिल होते ही रिश्तों की कतार लग गई। मैं संभल संभल कर हर बात सुनती, हर रिश्ता गौर से देखती, क्योंकि मैं सिर्फ एक अच्छे शौहर की नहीं, एक अच्छे घर की ख्वाहिशमंद थी। फिर एक दिन अम्मी ने एक तस्वीर दिखाई। दुबई में बिजनेस करने वाला लड़का, तन्हा, भाई, माँ और दो बहनें। सब ने कहा नसीब वाला है, इतनी छोटी उम्र में इतनी तरक्की। मेरी दोस्तें बोली, हिना किस्मत है तुम्हारी, बस दुबई की सैर कराना मत भूलना। लेकिन मैं खामोश थी। तस्वीर देखकर दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। ना हाँ ना ना, बस चुपचाप सोचती रही। मैंने कहा, अम्मी क्या लड़का मुझे जानता है? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, लेकिन जान लेगा। तुम्हारा हुस्न और तुम्हारी बातें दिल जीत लेंगी। शादी की बात तय हो गई। लड़के का नाम था अली। वो खुद आ नहीं सका, लेकिन वीडियो कॉल पर बात की आवाज में एतमाद था, चेहरे पर नरमी। उसने कहा, मेरी माँ ने आपको पसंद किया है, तो बस मुझे भी यही काफी है। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। शायद वो जुमला मेरी किस्मत की लकीर बन गया था। शादी की तैयारियां धूमधाम से हुई। मेरी सहेलियों ने कहा, हिना तुम तो दुल्हन नहीं, कोई परी लग रही हो। लेकिन मैं अंदर से घबरा रही थी। इतना कुछ नया होने वाला था, एक नया घर, नई रस्में, नए रिश्ते। अब्बा ने रुखसती के वक्त मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, बेटी तुम रोशनी हो, जहां जाओगी उजाला लेकर जाओगी, बस खुद को मत खोना। शादी के बाद सब कुछ नए अंदाज में शुरू हुआ। रस्मों की गहमा गहमी खत्म हुई तो असल जिंदगी के परतें खुलने लगी। सुबह की चाय से रात के बर्तन तक सब कुछ जैसे मेरे जिम्मे था। अम्मी कहती थी, शुरू शुरू में काम ही औरत को घर में जगह दिलवाता है। शायद इसीलिए मैं बगैर कुछ कहे सब कुछ करती गई। न थकन का शिकवा, न सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता तैयार करती। सास को हल्की चाय पसंद थी, नंदों को दूध के बगैर, खुद अली चाय के बगैर नाश्ते को मुकम्मल नहीं समझता। मैं सबके ज़ौक़ का ख्याल रखती, मगर फिर भी अक्सर सुनने को मिलता, चाय कुछ कड़वी थी, अंडे जरा सख्त थे, पर आटा ज्यादा घी वाला था। एक दिन छोटी ननद साइमा ने कहा, हिना अगर घर के काम आते नहीं थे तो सीख ही लेती। माँ ने कुछ सिखाया नहीं। मैं मुस्कुरा दी, सीखने में देर नहीं लगती। सास मेरी खामोशी पर कुछ नहीं बोलती थी, बस नजरें घुमा कर देखती और किचन से निकल जाती। दोपहर में झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन सब मेरी ड्यूटी थे। नंदे अक्सर अपने कमरों में फोन पर मसरूफ रहती। फिर मैंने जाना कि इनकी मसरूफियत अक्सर इनकी अम्मी के साथ मशवरों पर मुश्तमिल होती थी। अम्मी, हिना ने आज ये कहा, अम्मी इसने आज वो नहीं किया। मुझे अक्सर रात को आवाजें सुनाई देती। सास फोन पर किसी से कह रही होती, हाँ बेटा तुम सही कहती हो। हिना के तेवर दिन ब दिन बदल रहे हैं। पहले पहल मैंने अपने कानों पर यकीन नहीं किया, मगर जब बातों में बारीकी आ गई तो समझ आया वो अपनी माँ को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। किसी दिन साइमा कहती, अम्मी देखो ना, हिना दिन में 2 बार मोबाइल पर हंसती है, किसी से बात करती है। सास जवाब देती, अब तुम दोनों ही हो जो मुझे सच दिखा रहे हो। मैं तो अंधी हो गई थी। मैं अंदर से टूटती, मगर आंखों में नमी आने नहीं देती। अली की रवानगी का दिन आया तो सारा घर एक अलग ही माहौल में डूबा हुआ था। सास खामोश थी, नंदे अपने कमरों में मसरूफ और मैं अपने दिल की हलचल समाने की कोशिश कर रही थी। अली ने सामान बंद करते वक्त कहा, बस 3 महीने की बात है, बिजनेस में कुछ अहम काम है, तुमसे दूर रहना आसान नहीं होगा। मैंने सर हिलाया,
जैसे समझती हूँ, हालांकि अंदर कुछ खाली सा महसूस हो रहा था। एयरपोर्ट पर जाते हुए वो बार बार हिदायतें देते रहे। अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, कुछ भी चाहिए हो फौरन मैसेज करना, अम्मा का ख्याल रखना, वो दिल की मरीजा है। और हाँ, खुद को नजरअंदाज मत करना। मैं सिर्फ मुस्कुरा रही थी। दिल में बहुत कुछ था, लेकिन जबान खामोश थी। अली के जाने के बाद घर का सुकून वैसा ही रहा जैसा वो चाहते थे, लेकिन मेरे लिए दिन बहुत बदल गए। सुबह आंख खुलती तो कमरे की खामोशी मुझे गोद में ले लेती। अली की मौजूदगी में जो हल्की सी चहल पहल रहती थी, वो अब किसी हवाई झोंके की तरह गायब हो चुकी थी। सास अब भी किचन के मामलात में मुदाखलत करती थी, लेकिन अब अली की गैर मौजूदगी का फायदा भी उठाती थी। अली होता तो तुमसे बात करता, अब तो जो मैं कहूंगी वही होगा। ये जुमला अक्सर किसी न किसी बात पर दोहराया जाता। पैसे वक्त पर आते रहे, जितना मांगती अकाउंट में मिल जाता। मैंने किचन में नई कटलरी मंगवाई, बेडरूम में पर्दे बदलवाए, अपनी चंद सहेलियों के साथ मार्केट जाकर कुछ अच्छे ब्रांड्स की जोड़े भी खरीद लिए। बाहर की चीजें खूबसूरती में इजाफा कर रही थी, लेकिन अंदर एक खालीपन मुसलसल फैलता जा रहा था। एक शाम सानिया आई, इसके लहजे में जहर छुपा था। भाभी खूब शॉपिंग हो रही है, लगता है भाई साहब खूब दिल खोलकर भेज रहे हैं। मैंने हल्के लहजे में कहा, जी जो चाहिए होता है अली दे देते हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगी, बस पैसे दे देना काफी है, बीवी को तो इज्जत भी देनी चाहिए ना। ये जुमला शायद मुझे अंदर से छू लेने के लिए ही बोला गया था, और कामयाब भी हुआ। एक दिन सास ने बातों ही बातों में कहा, अली को भी अब समझ आ जाएगी, बीवी रखने का मतलब सिर्फ वो पैसे भेजना नहीं होता। तुम्हारी तरह आराम से बैठे बैठे खर्च करना कौन नहीं चाहेगा। मैंने इस जुमले को बर्दाश्त किया, लेकिन वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। अली को मैसेज लिखा, बात करनी है, कॉल करें। उन्होंने फौरन वीडियो कॉल की, चेहरा थका हुआ, आवाज में नरमी किया हुआ। सब खैरियत है? मैंने कहा, हाँ, बस दिल किया बात करने का। वो हंस पड़े, बस इतना दिल तो मेरा भी करता है, रोज बात करूं, लेकिन काम ने खैर किया हुआ है। कॉल के बाद मैं सोचती रही, इतनी दूरी में सिर्फ वो प्यार बाकी है या सिर्फ जरूरत। अली को मेरी जिंदगी की छोटी छोटी उलझनों का अंदाजा नहीं था, और मैं हर बार यही सोचकर खामोश हो जाती कि वो दूर है, मजबूर है। कभी कभार अपनी सहेलियों से बात करती तो वो कहती, कितनी खुशकिस्मत हो, शौहर बाहर है, पैसे आ रहे हैं, आजादी भी है। मैं सिर्फ इस बात में सर हिला देती। किसी को क्या बताती कि आजादी सिर्फ बाजारों में घूमने की नहीं होती, इज्जत की, अपनायत की भी होती है। घर के कामों में लगे रहने से दिल बहलता था। मगर एक रोज सास ने अचानक कहा, हिना तुम्हारे हाथ की दाल आज बहुत पतली थी, अली के होते तुम कभी ऐसा ना पकाती थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, माफ कीजिएगा, ख्याल नहीं रहा। रात को सोने से पहले अली को कॉल की, अली क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुम मुस्तकिल यही आ जाओ? वो चौंके, हिना अभी क्यों ये बात, अभी तो बिजनेस सेट हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैंने बात बदली, लेकिन मेरे सवाल ने मुझे खुद हैरान कर दिया। शायद मैं थक चुकी थी ये जताने से कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। मगर मेरे बगैर चंद दिन बाद घर में नंदों के कुछ रिश्तेदार आए। सबके दरमियान मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी थी। सास ने एक मेहमान को चाय पेश करते हुए कहा, यह हमारी बहू है, दुबई वाले अली की बीवी, हर काम कर लेती है, बस दिल थोड़ा छोटा है। सब हंस पड़े, लेकिन मेरे अंदर कुछ चढ़ गया था। मैंने एक दिन आईने में खुद को देखा, कपड़ों, जेवरात और महंगी चीजों में लिपटी हुई एक खामोश सी औरत, जिसकी बातों का वजन कम हो चुका था। सोचने लगी, क्या वाकई मेरी जिंदगी में सुकून है या ये सिर्फ एक संभाला हुआ दुख। अब अली से बातों में भी वो पुरानी गर्मी नहीं रही थी। एक दिन उन्होंने कहा, तुम कुछ बदल गई हो, पहले जैसी बात नहीं रही। मैंने दिल में कहा, तुम भी तो पहले जैसे नहीं रहे, सिर्फ भेजने वाले हो गए हो, जानने वाले नहीं। मैं इस सब के बावजूद खामोश थी, क्योंकि मैं अली को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन घर में अपनी इज्जत की तलाश में हर दिन हार रही थी। जिंदगी जैसे एक मखसूस दायरे में घूमने लगी थी। अली अभी भी दुबई में था, पैसे वक्त पर आते थे, और मैं अब घर के निजाम को खामोशी से चलाती जा रही थी। लेकिन इस खामोशी में भी कुछ आवाजें थी जो सिर्फ मैं सुनती थी। वो बातें, वो इशारे, वो नजरें
जिनमें अपनायत की जगह कुछ और था। दोनों नंदों की शादियां हो चुकी थी। सानिया दूसरे शहर और साइमा अपने शौहर के साथ दूसरे मुल्क जा चुकी थी। लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में भी मेरे लिए किसी सुकून का बास नहीं बनी। हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने इनकी फोन कॉल आती। सास मोबाइल कौन से लगाई आधे घंटे बोलती जाती और बाद में इनके मशवरे घर पर लागू होते। एक दिन सुबह ही सास ने कहा, हिना आज दोपहर को खाने में कुछ हल्का सा बनाना। सानिया कह रही थी कि तुम हर वक्त भारी चीजें बनाती हो, अम्मी के लिए मुनासिब नहीं। मैं चौंकी, वो यहाँ है भी नहीं, कैसे जानती है? सास ने नजरें चुराई। फोन पर बात हुई थी, मैंने बताया था। मैं खामोश रह गई, लेकिन दिल में यह कट सा लगा। वो दोनों घर से जा चुकी थी, मगर घर इनके मशवरों से ही चलता था। अक्सर साइमा वीडियो कॉल पर अपने शौहर के साथ बैठी होती और माँ से बात करती। अम्मी, अली की कमाई का हिसाब तो रखना, बहू की माने तो सारा पैसा फैशन पर उड़ा दे। एक रोज सास को दवाई लेने शहर जाना था। मैंने कहा, अम्मी आप रुके, मैं खुद ले आती हूँ। वो फौरन बोली, नहीं, साइमा ने कहा था कि तुमसे बाहर के काम मत करवाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने तलखी से पूछा, क्या मैं बीमार हूँ या बस जिम्मेदार नहीं समझी जाती? वो खामोश रही। कुछ देर बाद अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरे हर कदम की इत्तला बेटियों को देती हैं और बेटियां अपनी माँ को मुझसे अलग रखने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। एक दिन अली ने वीडियो कॉल की। मैंने पूछा, क्या कभी साइमा या सानिया ने तुमसे पैसे मांगे? वो चौंक कर बोला, नहीं। क्यों? मैंने बात बदली, बस यूं ही पूछा, लेकिन मैं अब शक में मुब्तला हो चुकी थी। कुछ दिन पहले मैंने सास के कमरे से एक लिफाफा देखा था जिस पर बाहर के मुल्क का एड्रेस था। ना चाहते हुए भी मैंने लिफाफे को देखा। अंदर से गैर मुल्की करेंसी के नोट झांक रहे थे। मैं कुछ बोली नहीं, मगर इस दिन मेरे दिल में पहली बार वाज़ा ख्याल आया, अली की कमाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, सास के जरिए नंदों तक भी जा रही थी। एक दिन जब अली ने बताया कि इसने कुछ पैसे घर भेजे हैं ताकि मैं अपनी जरूरियात पूरी कर सकूं, तो मैंने सादगी से पूछा, ये पैसे सिर्फ मेरे लिए थे ना? अली ने कहा, हाँ, मैंने अम्मा को कहा था कि तुम्हें दे दें, जो चाहिए तुम ले लेना। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर मुझे याद आया कि वही दिन था जब सास ने एक नया मोबाइल मंगवाया था और किचन में कहा था, साइमा के मैसेजेस अब ढंग से पढ़ा करोगी। मेरे अंदर जैसे धुआं भरने लगा था। हर छोटी चीज में अब मुझे शक नजर आने लगा। मैंने एक दिन सास से कहा, अली ने जो पैसे भेजे, क्या इसमें से कुछ मुझे दे सकती हैं? मुझे बिल देना है। वो बोली, बाकी दिनों के लिए भी तो संभालना है, जरूरत हो तो बताओ, मैं चीज खरीद दूंगी। ये सुनकर मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं इस घर में बीवी कम मेहमान ज्यादा हूँ। शौहर की कमाई भी मेरे इख्तियार में नहीं, बस इजाजत के बगैर किसी चीज का सवाल ना करूं तो ही सुकून है। किचन में साइमा की कॉल आई। सास स्पीकर पर बोल रही थी, हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। हिना अब कुछ ज्यादा ही खामोश रहती है, शायद समझ गई है कि घर का निजाम कैसे चलता है। साइमा की आवाज आई, बस अम्मा, अपना हाथ मजबूत रखो, भाई की कमाई के हकदार तुम हो, तुमने ही सब कुछ संभाला है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में आग भर दी हो। वो लम्हा था जब दिल में नरम सा हिस्सा भी सख्त हो गया। अब मैं खिदमत नहीं कर रही थी, बल्कि अपना हक मांगने के लिए तैयार हो रही थी। इसी रात अली को मैसेज लिखा, अगर तुम्हारी कमाई पर इख्तियार भी मेरी नहीं तो क्या वाकई मैं तुम्हारी बीवी हूँ? जो अब आया हिना, सब कुछ तुम्हारा ही है। बस अम्मा को मैं समझा दूंगा, तुम दिल पर मत लो। बात अब सिर्फ शक या गिला नहीं रही थी, अब मसला इख्तियार का था। मुझे ये समझ आ चुका था कि इस घर में जितने भी मेहनत करूं, जब तक फैसले किसी और के हाथ में होंगे, मैं सिर्फ एक साया बनी रहूंगी। एक शाम मैंने अली से वीडियो कॉल पर बात की। इसके पीछे दुबई की फ्लैट की दीवार थी, पीछे लटका हुआ कैलेंडर और सामने एक कप कॉफी। मैंने सीधी बात की, अली, मुझे घर का माहौल कंट्रोल चाहिए, पैसे, फैसले, निजाम, सब कुछ मेरे हाथ में हो। वो चौंका, हिना, अम्मा का क्या होगा? वो सारी जिंदगी ये घर संभालती आई है। मैंने नजरें जमाई, तो फिर मुझे क्यों यहाँ लाया गया था? क्या सिर्फ काम करने के लिए? इज्जत या इख्तियार कभी मेरा हक बनेगा भी या नहीं? वो थोड़ा नरम पड़ा, देखो तो मैं खर्च के लिए कभी कुछ नहीं कहा, जो मांगा दिया, लेकिन पूरे घर के निजाम तुम्हें देना ये थोड़ा मुश्किल है। अम्मा को बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने बात खत्म की, तो फिर मुझसे भी फर्क पड़ेगा।
जब तक मेरा हक नहीं मिलेगा मैं बात नहीं करूंगी। कॉल बंद कर दी। अगले दिन मैंने सास से कहा, अम्मी अब आपकी तबीयत भी कुछ कमजोर रहती है, बेहतर है आप कुछ काम मुझ पर छोड़ दें। उन्होंने खश्क लहजे में जवाब दिया, जब काम का सलीका आ जाए छोड़ो भी दो, अभी तो हर दिन कुछ न कुछ बिगाड़ती हो। मैंने दिल में फैसला कर लिया था। रात को अली को मैसेज किया, मैं मायके जा रही हूँ, जब तक इख्तियार नहीं मिलता वापस नहीं आऊंगी। इसने फौरन जवाब दिया, हिना जिद मत करो, बात कर लेते हैं, कुछ हल निकालते हैं। लेकिन मैंने मोबाइल साइलेंट पर रख दिया और अगली सुबह बैग पैक किया। सास के कमरे से गुजरी तो उन्होंने सर्दी नजरों से देखा। कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, अपने घर। वो बोली, ये भी तुम्हारा घर है, बस इस बात का फर्क है कि यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलती। मैं कुछ कहे बगैर निकल गई। मायके पहुंची तो अम्मी को कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा थोड़ा वक्त चाहिए। अम्मी ने सर पर हाथ फेरा, जितना चाहिए ले लो। अली ने कई बार कॉल की मगर मैंने नहीं उठाई। 4 दिन बाद इसने एक लंबा मैसेज भेजा, तुम जानती हो मैं दुबई में अकेला हूँ, मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं, लेकिन तुम यूं नाराज होकर चली जाओगी ये नहीं सोचा था। फिर एक और मैसेज आया, मैं रोज सोचता हूँ क्या सच में तुम्हें वो सब नहीं मिला जो तुम्हारा हक था, या तुम्हें सिर्फ इख्तियारी की तलब है। मैंने जवाब दिया, अली मुझे सिर्फ इख्तियार नहीं एतबार भी चाहिए था, जो तुमने कभी दिया ही नहीं। इस दिन रात को देर तक सोचती रही, क्या मैं वाकई हद से बढ़ गई हूँ या बस वो हद मेरे लिए रखी गई थी जिससे आगे जाना मेरी हिम्मत थी। चंद दिन बाद सानिया की कॉल आई, भाभी माँ बहुत परेशान है, रोज रोती है, कहती है हिना के बगैर घर सोना लगता है। मैंने कहा, अगर इतनी कमी महसूस होती है तो कुछ इख्तियार देने का हौसला भी दिखाएं, सिर्फ काम लेने से रिश्ता नहीं बनता। सानिया खामोश हो गई। अगली शाम अली ने फिर कॉल की। इस बार मैंने उठा ली। वो आहिस्ता से बोला, अगर मैं अम्मा से बात करूं और वो मान जाए तो क्या तुम वापस आ जाओगी? मैंने कहा, बात सिर्फ मानने की नहीं, अमली इख्तियार की है, फैसला तुम्हें करना है। अली 2 दिन बाद एक गाड़ी मायके के दरवाजे पर रुकी। दरवाजा खुला तो सामने सास थी। इनके हाथ में अली का खत था। ये लो, अली ने तुम्हारे लिए भेजा है, कहता है अम्मा अगर तुम मान जाओ तो हिना को ले आओ। और मैं मान गई हूँ। मैंने हैरानी से देखा, आप मान गई? वो खामोशी से बोली, उम्र हो गई है, अपना हिम्मत है न शिकायत। अगर तुम चाहती हो कि घर तुम्हारे हाथ में हो तो संभालो, बस एक बात याद रखना, जो इख्तियार मांगती हो वो बोझ भी होता है। मैंने वापसी का बैग तो बांध लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एहतियात मौजूद थी। गाड़ी में खामोशी थी, रास्ते बदलते जा रहे थे और मेरे साथ मेरे ख्याल भी। घर का दरवाजा खुला तो माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। सास ने दरवाजा मेरे लिए खोला था और मैं एक ऐसी हैसियत में दाखिल हुई जो पहले कभी ना मिली थी। किचन, फ्रिज, अलमारियां सब अब मेरे फैसलों पर थी, हत्ता कि नौकरानी की हिदायतें भी अब मैं ही देती थी। अली ने अगली कॉल पर कहा, अम्मा ने तुम्हें सब कुछ सौंप दिया है, अब तुम्हारी मर्जी चलेगी, खुश हो? मैंने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, खुशी आहिस्ता आहिस्ता महसूस होगी, आदत हो रही है। पहले दिन ही मैंने घर की तरतीब बदलवा दी, पर्दे नए लगवाई, टीवी लॉन्च में नई लाइट्स लगवाई और नौकरानी को ताकीद की, अब हर रोज सुबह सब कुछ साफ हो, हर चीज अपनी जगह पर। सास अब अपने कमरे तक ही महदूद हो चुकी थी। वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ इतना पूछती, चाय पी है, और मैं कभी हाँ कभी ना में जवाब दे देती। 2 हफ्ते में मैंने सिर्फ घर को नए सांचे में ढालने में गुजार दिए। अली को हर चीज की तस्वीर भेज दी। वो हंसता, माशाल्लाह तुमने तो घर को होटल बना दिया है। मैंने पहली बार बाजार जाकर अपनी पसंद से शॉपिंग की, सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, अब शौक के लिए भी। महंगे ब्रांड्स, नए जूते, महंगा परफ्यूम, और मैंने पहली बार ये सब बगैर इजाजत लिए किया था। कुछ दिन बाद 2 पुरानी सहेलियां घर आई। मैंने इनके लिए खाने का शानदार इंतजाम किया, महंगे डिनर सेट पर खाना दिया। एक ने कहा, हिना तुम तो बदल गई हो, ये सब कब से? मैंने सर उठाकर कहा, जब से इख्तियार मेरे हाथ में आया है। पार्टियों का सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ। कभी मैं अपने दोस्तों के साथ कैफे में, कभी घर पर, बर्थडे, डिनर। अली को हर चीज की खबर थी और वो बस इतना कहता, तुम खुश हो तो मैं मुतमईन हूँ। एक शाम सास के कमरे के बाहर से गुजरते हुए मुझे इनकी खांसी सुनाई दी। मैं कुछ देर रुकी, फिर आगे बढ़ गई।
इनके लिए किचन में खाना बनाना होता, मगर अब मैं खुद हाथ नहीं लगाती थी। नौकरानी को हिदायत होती, अम्मी का खाना इनके कमरे में दे आना। एक रोज सास ने आहिस्ता से कहा, हिना दवा खत्म हो गई है, लेती आना। मैंने हाँ कहा, मगर अगले दिन शॉपिंग में इतनी मसरूफ रही कि भूल गई। रात को वापसी पर जब कमरे में दाखिल हुई तो वो सो रही थी। मैंने खामोशी से मोबाइल पर तस्वीरें अपलोड की, नई जूती, नया हैंडबैग और कैप्शन, जीती जागती जिंदगी। अली को हर बार नई फरमाइश भेजती, ये जोड़ा, वो घड़ी, ये वॉलपेपर, वो फ्लोर लैम्प, और वो हमेशा एक ही जवाब देता, ले लो बस खुश रहो। अब घर की पुरानी खामोशी, नरमी गुफ्तगू या सलीके की परवाह नहीं थी। सास अक्सर कमरे से बाहर आकर कुछ कहना चाहती, मगर मेरे तेवर देखकर लौट जाती। एक दिन मैंने कहा, अम्मी अब तो आप आराम करें, ये सब मेरा जिम्मा है, आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। उन्होंने कुछ लम्हे मुझे देखा, फिर कहा, ठीक है, मैं तो पहले ही बुरी हो चुकी हूँ। शायद वो जुमला इनकी तरफ से था, लेकिन मेरे लिए एक सिग्नल था कि अब कुछ भी इनसे वापस नहीं लिया जाएगा। दोपहर को मैं ब्यूटी पार्लर से फेशियल करवा कर लौटी तो अली की वीडियो कॉल आई। वो मुस्कुरा रहा था, तुम अब बिल्कुल मुख्तलिफ लगती हो। मैंने कहा, यही तो चाहिए था ना तुम्हें, ये कैसी बीवी जो दुनिया के हिसाब से चले। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, बस अपना ध्यान रखा करो। अब मैं वो हिना नहीं रही थी जिसे किसी से इजाजत लेनी पड़ती थी। मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीने लगी थी। बाजार में जब मैं किसी महंगी चीज की तरफ देखती तो अब कीमत देखकर पीछे नहीं हटती थी, मगर इतनी बड़ी दुनिया संभालने के बाद कुछ कमरे आज भी मुझसे चुप रहते थे, जैसे वो सास का कमरा जिससे कोई आवाज नहीं आती थी, न शिकायत न दुआ, बस एक खामोशी थी जो मेरे ऐशो इशरत के शोर में भी सुनाई देती थी। मैंने खुद से कहा, इख्तियार मिल गया है और मैंने इसका इस्तेमाल भी सीख लिया है, अब कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल भी मौजूद था जो मैं खुद से भी छुपाती थी, क्या वाकई ये इख्तियार, ये कंट्रोल मेरी जीत है या बस एक और तमाशा? जवाब मेरे पास नहीं था और शायद अभी मैं जानना भी नहीं चाहती थी। सास ने पहली बार आहिस्ता से कहा, हिना बीबी की दवा खत्म हो गई है, शाम को ले आना। बाजार जा रही हो? तो मैंने सर हिला दिया, ठीक है, याद आ गया तो ले आऊंगी। ये सब इस वक्त की बात है जब मेरी मसरूफियात अपने उरूज पर थी। पार्लर की अपॉइंटमेंट, एक नई लॉन्चिंग पार्टी का दावतनामा और फैशन इनवाइट के लिए कपड़ों की तैयारी। सास की दवा मेरे लिस्ट में बहुत नीचे जा चुकी थी। दोपहर को मैं अपनी दोस्त नाजिया के साथ मार्केट गई। एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ था, इसी की ग्रैंड ओपनिंग थी। फोन पर अली की कॉल आई, कुछ चाहिए तो बता देना, मैं कल कुछ चीजें पाकिस्तान भेज रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, एक नया फोन देख रही हूँ, भेज दो। शाम को वापस आई तो सास कमरे में लेटी हुई थी, खामोशी। मैंने दरवाजा खोला, वो थोड़ा सा उठकर बोली, दवाई? मैंने लापरवाही से कहा, नहीं, भूल गई, कल ले आती हूँ। अगली सुबह मैं तैयार हो रही थी कि नौकरानी भागती हुई आई, बीबी जी, अम्मा जी को कुछ हो गया है, बोल नहीं रही, हाथ पांव भी हरकत नहीं दे रही। कमरे में गई तो सास का आधा जिस्म बेजान पड़ा था, आंखें खुली थी मगर जबान लड़खड़ा रही थी। घबराकर एम्बुलेंस बुलाई। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, उन्हें फालिज का अटैक आया है, बीपी हाई था, दवाई बंद हुई होगी। मेरे अंदर कुछ लम्हे के लिए खाली सा हो गया। अली को इतला दी, इसने सिर्फ इतना कहा, मैं टिकट बुक करवा रहा हूँ, चंद दिन में आ जाऊंगा। सास को हॉस्पिटल में 2 दिन रखने के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा, अब मुकम्मल आराम, रोजाना की फिजियोथेरेपी, वक्त पर दवा और एक शख्स जो मुसलसल इनका ख्याल रखे। ये जुमला मेरे लिए बोझ से कम ना था। मैं कमरे में खामोश बैठी सास को देख रही थी। वो अब बिल्कुल बेबस थी, खाने के लिए दूसरों पर मुनहसिर, वॉशरूम तक खुद से जाना भी मुमकिन नहीं रहा था। 2 दिन तक मैंने खुद इनके साथ बैठकर सब कुछ किया, खाना खिलाया, दवाई दी, वॉशरूम लेकर गई, लेकिन तीसरे दिन से मुझे बोझ महसूस होने लगा। पार्टी की दावत आई, नाजिया का मैसेज, हिना देर मत करना, तुम्हारे बगैर फन नहीं आता। मैंने दिल में कहा, बस आधे घंटे की बात है, अम्मा सो रही हैं, नौकरानी भी है, और निकल गई। वापसी पर नौकरानी घबराई हुई थी। अम्मा जी ने 2 बार पानी मांगा, फिर खामोश हो गई। कमरे में गई तो वो बेबसी से छत की तरफ देख रही थी। पास जाकर कान में पूछा, कुछ चाहिए? इनकी जबान हरकत न कर सकी।
मैंने उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाया, मगर इनकी आंखों में जो बेबसी थी वो मुझे देखने नहीं देती थी। अगले दिन फिजियोथेरापिस्ट आया। मैंने कहा रोज नहीं आ सकता, क्या खर्चा भी काफी है? इसने कहा रोजाना ना करवाएं तो जिस्म मजीद सख्त हो जाएगा। ये उम्र और हालात दोनों एहसास हैं। मैंने एक बार फिर दिल में हिसाब किताब किया। अली को पैगाम लिखा, रोज फिजियोथेरापी महंगी पड़ेगी। जवाब आया, जो जरूरी है करवाओ, मैं हर हफ्ते पैसे भेज दूंगा। लेकिन खर्च से ज्यादा मसला वक्त और मशक्कत का था। सास को व्हील चेयर पर बाथरूम ले जाना, खाना वक्त पर देना, कपड़े बदलवाना, सब कुछ अब मेरी फैशन लाइफ की राह में रुकावट बनने लगा। 2 दिन बाद एक तकलीफ थी। मैंने पहले ही नौकरानी को हिदायत दे दी थी, अगर अम्मी उठी तो पानी दे देना, मैं बस कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। तकरीब से वापसी पर गेट खोला तो कमरे से सास चीख रही थी, वॉशरूम। हिना, मैंने गुस्से से कहा, अभी तो पानी दिया था ना, 2 मिनट सुकून भी नहीं दे। वो बस अल्लाह अल्लाह कर रही थी। मेरा सवाल जवाब दे गया। एक लम्हे को वो मेरे लिए मरीजा नहीं, एक रुकावट लगने लगी। मैंने गुस्से से कहा, सारा दिन बस पानी, दवा, बाथरूम, मेरी भी कोई जिंदगी है या नहीं? वो रो रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी, सिर्फ आंखों से एक सवाल था जो मैं समझना नहीं चाहती थी। अब मैं इनसे बात कम करने लगी। नौकरानी इनकी देखभाल करती, मैं सिर्फ निगरानी करती। एक रात कमरे से आई तो चीख सुनकर मैं दौड़ी। बिस्तर पर सास गिर चुकी थी, शायद हाथ बढ़ाकर पानी लेना चाह रही थी। तो आजन बिगड़ गया। मैंने उन्हें दोबारा बिस्तर पर लिटाया और सोचा, ये सब कुछ कब तक? आखिर कब तक मैं इनकी नस बनी रहूंगी? वो अब सिर्फ बीमार नहीं रह गई थी, मेरे आराम, आजादी और जिंदगी के दरमियान एक मुस्तकिल रुकावट बन गई थी। एक दिन मैंने सुबह नाश्ता बनाकर नौकरानी को दिया और कहा, इनके कमरे में दे आना, मुझे एक कॉल करनी है। कुछ देर बाद सास की आवाज आई, हिना, पानी। मैंने बुलंद आवाज में कहा, अभी तो पिलाया है, हर थोड़ी देर बाद शोर क्यों? वो फिर बोली, प्यास, बहुत प्यास लगी है। मैं गुस्से में उठी, किचन से गिलास भरा और जोर से इनके करीब जाकर कहा, ये लो, जितना पीना है पी लो, हर 2 मिनट बाद आवाजें मत दो। उन्होंने कांपते हाथों से गिलास पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहे थे और पानी इनके चेहरे पर गिरने लगा। वो सुसक पड़ी, लेकिन मैं पलटकर कमरे में चली गई। शाम को नाजिया का मैसेज आया, काफी दिन से पार्टी नहीं की, हफ्ते की रात का क्या इरादा है? मैंने सिर्फ लिखा, प्लान बनाओ, आ रही हूँ। दूसरे दिन सास ने दोबारा बाथरूम जाने के लिए आवाज दी। मैं इस वक्त फोन पर थी। गुस्से में मोबाइल मेज पर रखा, कमरे में गई और कहा, मुझे हर वक्त तुम्हारे कामों के लिए रखा है क्या? अभी तो लेटी थी। अभी फिर वो डर के मारे कुछ बोल ना सकी। मैंने व्हीलचेयर घसीटी, इनको जैसे तैसे बिठाया और चढ़कर कहा, बस करो अब कोई और काम रहने दो मेरे लिए। इनकी आंखों में आंसू थे लेकिन जबान बंद। चंद दिन बाद सानिया की कॉल आई, भाभी मैं आ रही हूँ, अम्मा को देखने का दिल कर रहा है, 2 दिन रुकूंगी। मेरे लिए इतला परेशानी का बात थी। मैंने नौकरानी से कहा, कमरा साफ करो, सानिया आ रही है, अम्मा को भी जरा साफ सुथरा बना दो जैसे पहले थी। सानिया आई तो मैंने सास के बिस्तर के करीब जाकर इनके हाथ थामे, आवाज बदलकर कहा, अम्मी देखो कौन आया है। सानिया, तुम्हारी प्यारी बेटी। सास ने हल्का सा सर हिलाया, लेकिन नजरें झुकी हुई थी। सानिया ने लपक कर माँ का हाथ पकड़ा। अम्मी कैसी हो? वो बोल ना सकी। मैंने फौरन कहा, बस अब कमजोर हो गई है, हमने हर मुमकिन कोशिश की है, तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। सानिया कुछ देर इनके पास बैठी रही, फिर मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी आपने वाकई बहुत खिदमत की है, माँ अब सिर्फ आप पर भरोसा करती हैं। मैंने हुनूस मसनवी नरमी से कहा, ये अली की माँ है, मेरी भी माँ है। सानिया के सामने मैं सास के पास ज्यादा वक्त गुजारती, इनका दुपट्टा सवाती, तकिया सीधा करती, खाने का निवाला अपने हाथ से देती। वो सब चुपचाप सहती रहती, जैसे कुछ कहना ही भूल गई हो। रात के वक्त जब सानिया कमरे में सोने गई, मैं सास के पास गई और सरगोशी में बोली, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अगर जबान खोली तो सब कुछ खत्म कर दूंगी, समझ गई? वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, आंखों में कुछ कहना था मगर खौफ ने हर लफ्ज को कैद कर रखा था। दूसरे दिन सानिया ने रुखसत होते वक्त मेरे हाथ पकड़कर कहा, बस माँ को ज्यादा तन्हा मत छोड़ना, अब वो बस आपके सहारे हैं। मैंने यकीन दहानी करवाई,
तुम बेफिक्र रहो। जैसे ही वो गई, मैंने सास के कमरे का दरवाजा बंद किया और कहा, अब कोई तमाशा नहीं, जो चल रहा है वही चलेगा। इस रात जब उन्होंने पानी के लिए पुकारा, मैंने आवाज सुनी, अनसुनी कर दी। जब चीखने लगी तब भी मैं अपने कमरे में ब्यूटी मास्क लगाए बैठी रही। कुछ देर बाद कमरे में जाकर पानी रखा और कहा, पीना है तो पी लो, ज्यादा ड्रामा मत करना। वो खामोशी से गिलास की तरफ देखती रही और मैं दरवाजा बंद करके वापस आ गई। दिन ब दिन सास की हालत और कमजोर होने लगी और मैं बेरहमी एक मामूल बन गई। इनका हर इशारा, हर दरख्वास्त अब मेरे लिए बोझ थी और मैं ये बोझ उठाने से इनकार कर चुकी थी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। जब से सानिया गई थी, सास बिल्कुल खामोश हो गई थी। जबान से कुछ कम ही निकलती, लेकिन जिस्म की बेचैनी हर लम्हा किसी और ऐलान का पता देती थी। वो अक्सर दरवाजे की तरफ देखती, जैसे कोई आएगा और इन्हें वहां से ले जाएगा। दूसरी ननद साइमा, जो बाहर के मुल्क में थी, पिछले 2 हफ्तों से लगातार कॉल्स कर रही थी। सास के नंबर पर भी कॉल करती थी, लेकिन वो फोन अब ज्यादातर मेरे पास ही होता था और अगर सास किसी बच्चे से बात करती तो मैं हमेशा सामने खड़ी रहती। अब की बार कॉल्स पर मैं हर बार एक ही जुमला दोहराती, अम्मी सो रही हैं, बाद में बात कराऊंगी। साइमा एक दिन उलझकर बोली, भाभी रोज ही सोती हैं, क्या वाकई ठीक है? मैंने कहा, उम्र हो गई है, थकन जल्दी हो जाती है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ज्यादा बात ना करवाएं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। फोन बंद करते वक्त मैंने मोबाइल पर इसका नाम साइलेंट लिस्ट में डाल दिया। अब जब वो कॉल करती मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, सब कुछ परसुकून लगने लगा। लेकिन ये सुकून कुछ और तूफानों का पेश कीमा था। सास की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो जो पहले कम से कम आवाज में नरमी रखती थी, अब एक मुस्तकिल चीखने चिल्लाने की आदत में बदल चुकी थी। रात को जैसे ही कमरे की लाइट बंद करती, वो आवाज देती, हिना पानी, हिना वॉशरूम। पहले पहल में जवाब देती, फिर गुस्सा आता और अब मैं अक्सर इनकी आवाज अनसुनी करके करवट ले लेती। नौकरानी अगर चाहकर पानी देती तो सास इसका हाथ पकड़कर कहती, मेरी बेटियों को बुला दो। एक रात नौकरानी मेरे पास आई, बीबी जी, अम्मा जी बार बार शोर कर रही हैं, लगता है इनका सांस घुट रहा है या कुछ और। मैंने आहिस्तगी से कहा, ड्रामे करती हैं, कोई मसला नहीं है, बस पुराना रोना है। नौकरानी चुप हो गई, लेकिन कुछ लम्हे बाद सास की चीखें फिर बुलंद हो गई, कोई है, ले जाओ मुझे, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं गुस्से में उठी, कमरे में जाकर इनके करीब गई, खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, हर वक्त तुम्हारी आवाजें सुनो। अली बाहर है, मैं अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। वो कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ आंखें फाड़ कर देखती रही। अगले दिन मैंने इनकी व्हील चेयर बंद करवा दी। अब ये बार बार उठने का झंझट नहीं है, जो है बिस्तर पर ही रहेंगी। नौकरानी ने धीरे से कहा, बीबी जी, डॉक्टर ने कहा था हरकत में रखना जरूरी है। मैंने टोक दिया, डॉक्टर ने यह भी कहा था कि मैं इनकी बेटी हूँ, दिन में 2 बार खाना, दवाई, बस इतना ही इनका शेड्यूल रह गया था। फिजियोथेरापी अब महीने में 1 बार होती और साइमा की कॉल अब मैं खुद ही मोबाइल बंद रखती। एक दिन अली की कॉल आई, हिना, साइमा परेशान है, कह रही थी अम्मी की आवाज तक नहीं सुनने दी जा रही, कोई मसला तो नहीं? मैंने फौरन जवाब दिया, नहीं, वो बस कमजोर हो गई हैं, खुद कुछ बोल नहीं पाती, जब तुम आओगे तो खुद देख लेना। इसी रात जब मैंने पार्टी में जाने के लिए तैयार होना शुरू किया, सास ने दोबारा चीखना शुरू कर दिया, वॉशरूम, जल्दी जल्दी। मैंने लिपस्टिक हाथ में ली हुई थी, आईने में खुद को देखा, फिर वॉशरूम से ये कादर चादर निकालकर इनके बिस्तर के नीचे रख दी। ये रही चादर, बिस्तर खराब मत करना, मैं फारिग होकर साफ करवा दूंगी। वो खामोश हो गई, आंखें बंद कर ली। पार्टी में देर तक रही, सहेलियों के साथ तस्वीरें बनाई, सोशल मीडिया पर अपलोड की, कैप्शन दिया, जिंदगी को जियो, रोक की नहीं। वापसी पर जब घर में दाखिल हुई, नौकरानी दरवाजे पर मिली, बीबी जी, अम्मा जी का मुंह सूजा हुआ है, शायद कुछ हुआ है। कमरे में गई, वो लेटी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने डॉक्टर को बुलाने के बजाय पहले अली को मैसेज किया, अम्मी का हाल कुछ अजीब है, शायद कुछ और बड़ा हो जाए। जवाब आया, क्या मतलब, अभी कॉल करो। लेकिन मैंने कॉल नहीं की। मुझे सास की खामोशी में सुकून महसूस होने लगा था, जैसे कोई बोझ थक कर छुप गया हो। सुबह हुई तो सास ने खुद से कुछ खाने से इनकार कर दिया। इनकी आंखें बंद रहती थी, आवाज बहुत मध्यम। साइमा की 3 कॉल्स आई, मैंने सब नजरअंदाज किए और पहली बार मुझे लगा कि वो रिश्ता जिसे मैंने बरसों अपने सर पर झेला था,
अब मुकम्मल तौर पर मेरे ख्वाबों में है। वो अब किसी को नहीं बुला सकती, किसी से कुछ नहीं कर सकती। इनका सच मेरे इख्तियार में था और मैं इसे छुपा रही थी। खामोशी से, पूरी महारत से, मुकम्मल यकीन के साथ सुबह का वक्त था। किचन में नाश्ता तैयार हो रहा था। मेरा मोबाइल टेबल पर रखा बज रहा था। साइमा की कॉल थी। मैंने देखा और बगैर उठाए साइलेंट पर कर दिया। नौकरानी ने आकर इतला दी, बीबी जी, अम्मा जी ने बिस्तर खराब कर दिया है। शायद उठने के लिए आवाज दे रही थी, लेकिन आपने सुना नहीं। मैं तेजी से सास के कमरे में गई। दरवाजा खोलते ही एक बदबू का झोंका आया। बिस्तर गीला हो चुका था। वो आंखें बंद किए चुपचाप लेटी थी। चेहरे पर शर्मिंदगी और आंखों में साकित बेबसी थी। मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। इतना भी नहीं हो सकता कि थोड़ा इंतजार कर लेती। मैं गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे लिए नौकर नहीं बनी हूँ। वो हिलने की कोशिश कर रही थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने चादर खींची, इनके कंधे पर हाथ मारा। अब तो कुछ शर्म करनी चाहिए तुम्हें। मैं क्या दिन रात तुम्हारे पीछे लगी रहूं? वो दर्द से कर रही, लेकिन मैं रुकी नहीं। बिस्तर पर पड़ा हुआ गीला हिस्सा मुझे जहर लग रहा था। नौकरानी दरवाजे के करीब खड़ी थी। मैंने घूर कर इसे देखा। क्या देख रही हो? साफ करो ये सब। नौकरानी झिझक गई। बीबी जी, पहले अम्मी जी को तो उठा ले। मैंने कहा, हटाओ इन्हें। एक तरफ मैं बिस्तर बदलवा रही हूँ। इस सारे वक्त सास की हालत ऐसी थी जैसे वो अपने वजूद से ही माजरत ख्वाह हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ आंखों से आजिज़ी बरस रही थी। मैंने इनके हाथ झटके से खींचे, इन्हें एक तरफ करके बिस्तर पर नया कोट डलवाया और फिर वही एक प्लास्टिक शीट रखवाई। आइंदा के लिए बार बार बिस्तर नहीं धुलवा सकती। नौकरानी खामोशी से काम में लगी रही। मैं कमरे से बाहर आई और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हुई। मेरा सांस तेज था, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर गुस्से की झलक साफ नजर आ रही थी। मैंने बेअख्तियार कपड़ों की अलमारी खोली और चंद जोड़े निकालकर बैग में रखने लगी। हर कपड़ा रखते हुए एक ही सोच चल रही थी, बस बहुत हो गया, अब एक दिन भी यहाँ नहीं रुक सकती। अली को मैसेज लिखा, मैं कुछ दिन के लिए मैके जा रही हूँ, तुम वापस आ रहे हो तो अम्मी का ख्याल रख लेना। मैंने उठाई नहीं। साइमा ने भी कॉल की, फिर वीडियो मैसेज भेजा, भाभी अम्मी की हालत कैसी है, परेशान हूँ। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस बैग की जिप बंद की और फाइलें चेक की कि सब शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह रख लिए हैं। दिल में यह ख्याल पल रहा था, चंद दिन अगर इन्हें देखने वाला कोई ना हो, खाने पीने को कुछ ना मिले, तो शायद कुदरत खुद फैसला कर दे। फिर यह बोझ भी नहीं रहेगा और यह खौफ भी कि सच कभी सामने आ जाएगा। गेट बंद करते हुए मैंने एक लम्हे को सास के कमरे की तरफ देखा। इनकी आवाज आई, हिना, कहाँ जा रही हो? मैंने रुककर दरवाजे के कोने से झांका। वो बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही थी। इनकी आंखों में एक थका हारा सा सवाल था। मैंने एक पल को नजरें मिलाई, फिर पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजे पर ताला लगाया, सीढ़ियां उतरी, रिक्शा मंगवाया और सीधा मायके रवाना हो गई। रास्ते में नाजिया का मैसेज आया, कहाँ गायब हो? अगले वीकेंड का डिनर प्लान कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया, बस थोड़ी देर में फ्री होकर बात करती हूँ। गाड़ी जब मायके के दरवाजे पर रुकी तो मैंने सुख का सांस लिया। दिल ने जैसे कहा, चंद दिन की बात है, सब कुछ खुद ही खत्म हो जाएगा। दिमाग में एक नापाक सा ख्याल गूंजता रहा, अगर वो मर जाए तो शायद सब कुछ आसान हो जाएगा। कोई सवाल नहीं, कोई हिसाब नहीं। मैं जानती थी ये सोच गलत है, लेकिन अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था। और यही वो लम्हा था जब मैं हकीकत से मुकम्मल तौर पर अंधी हो चुकी थी। मायके में गुजरते 3 दिन ऐसे थे जैसे मैं कैद से निकलकर आजाद हुआ कोई परिंदा हूँ। सुबह की नींद, अपनी मर्जी का खाना, कोई आवाजें नहीं, कोई चीखें नहीं। मोबाइल बंद रखा, अली की कॉल्स भी ब्लॉक कर दी। सिर्फ नाजिया से राबिता रहा, जो रोज शाम की पार्टियों का हाल बताती और अगले वीकेंड की तैयारी का कहती। चौथे दिन अम्मी ने पूछा, वापस कब जा रही हो? मैंने कहा, बस एक आधा दिन, मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर निकलती हूँ। असल बात यह थी कि मैं इंतजार कर रही थी खामोशी से वक्त गुजरने का, ताकि जब वापस जाऊं तो वो आवाज, वो जिस्म, वो बोझ बाकी ना हो। 5वें दिन दोपहर के वक्त मैंने वापसी का फैसला किया। टैक्सी ली और सीधा ससुराल रवाना हो गई। रास्ते में दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी बड़े बोझ से निजात का वक्त करीब आ चुका हो। घर के सामने पहुंची तो दरवाजा मामूल से मुख्तलिफ लगा। मैंने हाथ बढ़ाकर ताला खोलना चाहा, लेकिन ताला लगा ही नहीं था।
कुंडी हिलाई तो दरवाजा फौरन खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक मानो सी खुशबू नाक में आई, गुलाब के फूल, अगरबत्ती और कुछ ऐसा जो इस घर में पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। लॉन्च के दरवाजे पर पहुंची तो मंजर ही बदल चुका था। सोफे पर सफेद उर्वशी जोड़े में ये एक दुल्हन बैठी थी। इसके पास अली बैठा था, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में गजबनाक सुकून। सामने सास का बिस्तर खाली था, सिर्फ वही कंबल तय किया हुआ रखे, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। मेरी सांस रुक गई, आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या? मैंने बामुश्किल पूछा। अली उठा, कदमों की छाप मेरे दिल पर लगने लगी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। आखिर आ ही गई। मैं खामोश खड़ी रही, हाथ की गिरफ्त बैग पर सख्त हो गई। अली ने एक नजर दुल्हन पर डाली, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मिलो, ये फातिमा है, मेरी बीवी। मेरी जबान खुश हो गई, कुछ बोलना चाहा लेकिन आवाज अंदर ही दब गई। अली का लहजा बर्फ से भी ठंडा था। अपने जुल्म का हिसाब दूंगा। हिना, ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। मैंने कदम पीछे किए, जैसे जमीन खिसक गई हो। क्या? क्या मतलब? अली आगे बढ़ा। आंखों में वो तलखी थी जो बरसों का बदला मांग रही हो। जब मुझे फोन आया कि मेरी माँ भूखी प्यासी बिस्तर पर पड़ी है और मेरी बीवी मायके जाकर मजे कर रही है, तो मैंने फौरन वापसी का टिकट लिया। इसी रात पहुंचा और अपनी माँ को इस हालत में पाया जिसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मेरी पलकें झपकने लगी, जिस्म लरजने लगा। मैं जानता था तुम में बर्दाश्त नहीं, लेकिन तुम इस हद तक जा चुकी हो, ये सोचा नहीं था। अली की आवाज बुलंद हुई। तुमने इस औरत को जो मेरे बाप के बाद मेरे लिए सब कुछ थी, इसे धुतकारा, तरसाया, मारा। मेरे लब हिले। मैं थकी हुई थी, अकेली। तो बोलती, मदद मांगती, किसी को इतला देती। वो चिल्लाया, लेकिन तुमने क्या किया? दरवाजा बंद करके चली गई, इस उम्मीद पर कि वो मर जाएगी। मेरी आंखों में नमी उभर आई, मगर अली की आंखों में सिर्फ फैसला था, और मैंने फैसला कर लिया ही ना। वो औरत जो मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ दे, वो मेरी बीवी नहीं हो सकती। मैंने पीछे हटकर दीवार का सहारा लिया। अली, एक मौका, सिर्फ एक मौका। इसने कागज मेरी तरफ फेंका। यही तुम्हारी तलाक का नोट्स। मुकम्मल होशो हवास में मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। मेरे हाथों से बैग छूट गया। पीछे सोफे पर बैठी नई दुल्हन फातिमा चुपचाप सारा मंजर देख रही थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, मैंने इसे पहले देखा था। अली की पहली मंगत जिससे किसी वजह से रिश्ता टूटा था। अली ने मेरी तरफ देखा। तुमने मेरा एतबार तोड़ा, मेरी माँ की सांसें रोंदी। तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है ना। इसने 3 लफ्ज बोल दिए, जिससे मेरा और इसका रिश्ता खत्म हो गया। मेरे कदमों के नीचे की जमीन वाकई खिसक चुकी थी, और पहली बार मुझे समझ आया कि जो अंजाम मैंने किसी और के लिए सोचा था, वो मेरे अपने लिए लिखा जा चुका था। मैं घर से निकली तो दरवाजा मेरे पीछे धम से बंद हुआ। एक लम्हे के लिए कुछ सुनाई देना बंद हो गया। न बाहर की आवाजें, न अंदर की, सिर्फ अपने कदमों की छाप सुनाई देती थी, जो अब मुझे कहीं भी नहीं ले जा रही थी। गली सुनसान थी, दोपहर के वक्त धूप तेज थी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये साया बचा था। वो साया जिसे मैंने खुद पैदा किया था और जो अब मेरे साथ जुड़ चुका था। रिक्शा लिया, मायके पहुंची। अम्मी ने दरवाजा खोला, मेरा चेहरा देखा और एक लम्हे खामोश रही। क्या हो गया है हिना? उन्होंने सवाल नहीं किया, बस एक थका हुआ जुमला कहा। मैं बगैर कुछ कहे अंदर चली गई, बैग जमीन पर रखा और सोफे पर बैठ गई। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, और जो बोलना था वो लफ्जों में नहीं समा रहा था। कुछ देर बाद भाई आया। आंखों में सवाल था, लेकिन जबान पर खंजर रखे थे। तलाक हो गई? मैंने हल्के से सर हिलाया। और वो माँ जिसे तुमने बिस्तर पर छोड़ा था? मेरी खामोश ही जवाब थी। घर में अब वो जगह नहीं रही थी जो कभी मेरी थी। अम्मी का चेहरा खामोश मगर सख्त था। भाई मुझसे नजर नहीं मिलाता था। भाभी रोजाना का नाश्ता चुपचाप मेरे कमरे के बाहर रख जाती और वापस पलट जाती, जिसे मैं अब एक बोझ बन चुकी थी, जिसे किसी ने मजबूरी में कबूल तो किया मगर अपनाया नहीं। 1 हफ्ता गुजर चुका था। अली का भेजा हुआ तलाकनामा भी कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका था। किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सानिया और साइमा ने भी एक बार मैसेज करके लिखा, जो किया वो तुम्हारे ही हाथों का बोया था।
अब शिकवा नहीं, सिर्फ खामोशी है। मैं दिन भर कमरे में बंद रहती, मोबाइल पर वो तस्वीरें देखती जो मैंने खुशी में अपलोड की थी। महंगे लिबास, पार्टी की रोशनी, फैशन शूज, कैफे की सेल्फियां, और अब ये खामोश कमरा, बंद दरवाजा और आंखों में मुसलसल पछतावा। अम्मी ने एक दिन आकर कहा, क्या सोचा है तुमने, कब तक यूं बैठी रहोगी? मैंने कहा, अम्मी, मेरे बारे में हर किसी का नजरिया बदल चुका है। उन्होंने सर्द लहजे में जवाब दिया, जो लोग अपनी हैसियत खुद खत्म करते हैं उनके लिए किसी के दिल में जगह नहीं बचती। इस दिन मुझे महसूस हुआ कि सजा सिर्फ अदालत से नहीं मिलती, लोग भी बेआवाज फैसला सुनाते हैं और इन फैसलों में अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती। कभी जब मैं सैर के लिए बाहर निकलती तो पुरानी सहेलियां सामने आकर रास्ता बदल लेती। बाजार में लोग मुझे अजीब नजरों से देखते, जैसे मैं कोई इबरत की मिसाल हूँ। एक दिन मैंने नाजिया को मैसेज किया, काफी दिन हो गए, मिलने का दिल है। जवाब आया, वक्त नहीं मिल रहा, कुछ मसरूफ हूँ। और मैं समझ गई वो भी इन सब में शामिल हो चुकी है। जो अब मेरा नाम सुनकर नजरें फेर लेते हैं। अली की नई बीवी फातिमा की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल थी। अली के साथ हंसती मुस्कुराती सास के साथ तस्वीरें, हाथ में चाय का कप, माथे पर चमकता सा दुपट्टा और एक कैप्शन, जो अपनों को अपनों की तरह रखे वही असल अपना होता है। मैं देर तक वो तस्वीर देखती रही, ना हसद था ना जलन, बस एक एहसास था जो दिल के अंदर कह रहा था, ये वो जगह थी जो कभी तुम्हारी थी, लेकिन तुमने संभालने के बजाय बिगाड़ दी। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी चलती रहती है, लेकिन वक्त वो अब मेरे लिए जैसे रुक गया है। आज मैं अपनी कहानी खुद सुनाती हूँ इन लफ्जों में, जो किसी को चुभे ना, लेकिन हकीकत छुपा भी ना सके। मैं वो लड़की थी जो लाडली थी, मोहब्बतों में पली, पढ़ी लिखी, समझदार समझी गई, लेकिन जब जिंदगी ने इख्तियार दिया, मैंने इसका इस्तेमाल मोहब्बत के लिए नहीं, अना के लिए किया। जब खिदमत का वक्त आया, मैंने इसे बोझ समझा। जब मौका मिला, मैंने सब्र की जगह गुस्सा चुना, और जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया, तब मैं जाना कि जो खो दिया वो कभी वापस नहीं आता। आज मैं मैके के एक कमरे में बंद हूँ, ना कोई पूछता है ना कोई सुनता है, सिर्फ गुजरे दिनों की आवाजें हैं और सच्चाई की दीवारें। अब जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो सिर्फ एक जुमला सुनाई देता है, शायद मैं वाकई इसी की मुस्तहिक थी, जो रिश्तों में इख्तियार पाकर शफकत भूल जाए, वो आखिरकार तन्हाई का शिकार हो जाता है। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो इंसाफ खामोश नहीं रहता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।